friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect all of you are doing extremely well. So today we are going to start with our chapter number 18, which is on sustainable development goal and environmental, social and governance assurance. ओके SDG एंड ESG एश्योरेंस पर आज हम बात करने वाले हैं और इसमें से मैं एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा और जितने क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन में जितने भी क्वेश्चन की मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में उसमें से ही एक नया क्वेश्चन फंस जाएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स टेक चैप्टर ओवरव्यू. हेयर ओवरव्यू में हमें दो चीज़ें ऑब्वियसली कवर करनी है, ESG एंड SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एश्योरेंस. सो सबसे पहले ESG पर देखते हैं हमें क्या क्या कवर करना है. वी हैव टू कवर इवोल्यूशन ऑफ ESG इन इंडिया, देन इनिशिएटिव्स, उस पर इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं ICAI ने, देन BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, सब कुछ आगे आएगा. ऐसा अभी कुछ भी याद मत करो. देन 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR एंड एश्योरेंस इन BRSR. ठीक है, ये सारा हमें ESG में कवर करना है. एंड आफ्टरवर्ड्स हेयर 2 पॉइंट्स इन SDG जो हम कवर करने वाले हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. ओके, सो लेट्स मूव विद द चैप्टर. ओवरव्यू तो हमारा हो गया कंप्लीट. इंट्रोडक्शन. सो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी इज ए वर्ड दैट हैज़ गेन इट्स मोमेंटम इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. पहले से अगर इन लोग चेत जाते तो शायद अब तक के हम लोग काफ़ी सस्टेन हो चुके होते, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही सस्टेनेबिलिटी का शोर उठने लगा और उसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया. एंड अकॉर्डिंगली हमारा ICAI भी कैसे पीछे रह सकता था, तो ICAI ने भी ये एक नया चैप्टर इंक्लूड कर दिया और हमें पढ़ने के लिए कह दिया. और तो और इस पर स्टैंडर्ड्स भी इशू कर दिए ICAI ने कि अब ऑडिट में भी आप SDG स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखिए. ओके, बट ठीक है, चलो जो है अच्छा है. सो व्हाट इट इज़, यहाँ पर आप मार्क कर लो. Sustainability is a concept relating to the development of product, goods and services that involve meeting our present need. मतलब ऐसे गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज आप डेवलप करो जिससे हमारी प्रेजेंट नीड तो फुलफिल हो ही जाए, बट इट शुड नॉट कम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ऐसा तो नहीं सारा ऑयल निकाल लिया ज़मीन से और आने वाले लोग बैलगाड़ी पे चल रहे हैं. ठीक है, तो आपको अपनी नीड तो फुलफिल करनी ही करनी है, बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग without compromising the ability of the future generation to fulfill their own needs. उनका भी ख्याल रखो so that उनको भी एक आध ऑडी चलाने का मौका मिल जाए. So आप क्या करोगे? This is called sustainability. What it is, ये definition हमें याद करनी है. ठीक है, अगेन एक बार मेरे साथ फिर से पढ़ो. Sustainability is a concept relating to the development of product, goods and services that involves meeting our present needs without compromising the ability of the future generation to fulfill their own needs. Again, recall it with me. Sustainability is a concept relating to the development of goods and services that involve meeting our present need without compromising the ability of the future generation to fulfill their own needs. हम उनके लिए भी थोड़े से पेड़ छोड़ देंगे so that they could eat fruits. Okay. So again once more read it with me, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और जैसे मैंने आपको अभी तक के सारी चीज़ें याद करवाती रही हैं ना, वैसे ही इसको भी याद कर लो, सो दैट आगे जब भी सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आए तो आप सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में लिखते हो तो स्टार्ट इसी डेफिनेशन से करना. ओके, इसका इट माइट हैपन कि कोई आपको मार्क्स अलॉट ना हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं. ठीक है, एक आधा मार्क्स भी बढ़ जाता है तो क्या जा रहा है एक यही 2 लाइन लिखने में. ओके, सो जस्ट रिकॉल इट विथ मी. Sustainability is a concept relating to the development of product, goods and services that involve meeting our present need without compromising the ability of the future generation to fulfill their own needs. Okay? फ्यूचर जनरेशन की हम एबिलिटी को भी कायम रखेंगे और अपनी भी नीड्स फुलफिल करेंगे. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट रिकॉग्नाइज दैट इन्वायरमेंट इज़ एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. ऑब्वियसली इन्वायरमेंट इज़ एन एग्जॉस्टेबल. जितना हम एक्सप्लॉइट करते जाएंगे रिसोर्सेज ख़त्म होते जाएंगे, जस्ट लाइक ऑयल वेल.
अगर हम ऑयल वेल सारा ऑयल निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें बाद में ऑयल कहाँ से आएगा. सो इट इज़ एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द इन्वायरमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज रेशनली एंड प्रोटेक्ट इट फॉर द गुड ऑफ अवर अर्थ, अवर इन्वायरमेंट, ह्यूमैनिटी एंड ऑल लिविंग थिंग्स के लिए हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रिजर्व करके भी रखना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम सारा रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा. ओके, बिकॉज ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. So we need to maintain a balance between these two. The concept of sustainable development is named after the Brundtland report. एक रिपोर्ट आई थी जो जिस पर एक बुक लिखी गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर. तो इस रिपोर्ट के बाद में जो बुक लिखी गई थी आवर कॉमन फ्यूचर, वो इसी रिपोर्ट में जिसमें हमने सस्टेनेबिलिटी की बातें की थी. तो बस आपको ये रिपोर्ट का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इस रिपोर्ट में क्या था, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे. ओके, सो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट ये वही पॉइंट है जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन याद की है. इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड और टेक्निकल वर्जन है ये, जो इंस्टीट्यूट ने बॉक्स के अंदर भर के हमको दे दिया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट स्ट्राइव्स टू मीट द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सीकिंग टू अचीव मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड. ओके, मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड हम क्या कर रहे हैं, हम to meet the developing country, to meet the developing needs of the people, हम more sustainable world भी बनाने की सोच रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी मीन्स सस्टेन रहें, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे हमारी नीड्स के अंदर और हमारे रिसोर्सेज के अंदर. सो एक बैलेंस की ही बात कर रहे हैं मेनली. सो व्हाट इट इज़, address the need of the present moment without compromising current and the future generation to meet their own sustainable lifestyle. ओके, मतलब कुल मिलाकर जो ये डेफिनेशन है ये अच्छी और सुंदर सुसज्जित डेफिनेशन है जिसको हमें अच्छे से याद कर लेना. कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ गुड सर्विसेज दैट इन्वॉल्व मीटिंग अवर प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर ओन नीड्स. बस ये डेफिनेशन लिखो, इतना टेक्निकल मत जाओ, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में दी हुई है. ओके, देन ESG का फुल फॉर्म क्या होता है, E फॉर इन्वायरमेंट, S फॉर सोशल, G फॉर गवर्नेंस. बस अब इसको पढ़ लेना है हमें. E for environmental stands for corporate climate policies, energy use, waste, pollution, natural resources conservation and the treatment of animals. भाई ये सारे हमारे environment का पार्ट है, ये सारे कुछ हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है. तो इन्हें प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी. अगर हम सारा कुछ एक्सप्लॉइट कर लेंगे तो बाकियों के लिए क्या बचेगा, फ्यूचर जनरेशन आके हमें क्या वो गलत वर्ड्स बोलने वाली, अरे हमारे वो क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स थे जो सारे पेड़ ही काट डाले इन्होंने, तो अब हमारे लिए कहाँ से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है. ऐसे से बोलेंगे ना, तो हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा. इट इंक्लूड्स द नेचुरल रिसोर्सेज दैट एवरी एंटिटी एब्जॉर्ब फॉर इट्स फंक्शनिंग लाइक कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर. ये सब कुछ हमें क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा. प्रोसेसिंग दिस एनर्जी इनटू प्रोडक्ट सर्विसेज विच विल लीव बिहाइंड सर्टेन वेस्ट लाइक दैट ऑफ कार्बन एमिशन. ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करना होगा ऐसी चीज़ों का जो कार्बन एमिटेड हों. मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा हम अगर कार्स का यूज़ करें तो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे फिर हमारी पृथ्वी सस्टेन नहीं कर पाएगी, कितना ज़्यादा हमारा बोझ ढोती रहेगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन ओवर हेयर कि आप अपने पीछे ऐसी चीज़ें मत छोड़ो जो आपकी सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट करें. वाटर डिस्चार्ज, ई वेस्ट का तो क्या ही कहना. हर एक के हाथ में मोबाइल हो, हर मोबाइल को जैसे ही अपडेटेड वर्जन आता है हर मोबाइल को चेंज कर लेना. सो दैट क्रिएट ई वेस्ट. ठीक है, भले ही हम इतना ज़्यादा नहीं चेंज करते बट मैक्सिमम लोग, आईफोन वालों में ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि जैसे ही एक नया मोबाइल आएगा उन्हें उसे चेंज करना होता है. ठीक है, आई एम एक्सेप्शन, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से अपनी चीज़ें यूज़ करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ. सो व्हाट it is that of carbon emission, water discharge, e-waste and so on, but one is dependent on the environment for carrying out its operation. सारा कुछ एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बिकॉज ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. तो हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना होगा. देन सोशल,
It addresses the relationship the entity has and the reputation it fosters with people and institutions in the communities where you do business and the value chain involved. It further includes labor relations, diversity and the inclusions. Every company operates with a broader and the डाइवर्स सोसाइटी. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके प्रति भी तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो बस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको प्रॉपर कैरी करना होगा. देन गवर्नेंस. In the internal system of practices, control and procedures entity adopts in order to govern itself, make effective investment decision, comply with the laws and meet the needs of all stakeholders. Every entity which is itself a लीगल क्रिएशन रिक्वायर्स गवर्नेंस. हर किसी को गवर्नेंस की नीड है. सो ये यहाँ पर हो गया ESG के 3 पॉइंट. जो याद करना होगा मैं आपको बता दूंगी, इसमें आपको याद नहीं करना है, इसमें समझने वाले पॉइंट. इन्वायरमेंट में क्या क्या कवर होता है? अरे भाई, क्लाइमेट पॉलिसीज, एनर्जी यूज, वेस्ट, पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसे हमें क्या करना होगा, प्रिजर्व करने के बारे में सोचना होगा. देन सोशल एंड देन गवर्नेंस, ये ESG के बारे में हो गया. ओके, सो यहाँ पर दिया है, हाँ इसे पढ़ते हैं, इसको मार्क कर लो. जो मार्क करना है वो भी मैं मार्क करवा दे रही हूँ क्योंकि लास्ट डे पर आपको सिर्फ मार्किंग से पढ़ के जाना है. सो ESG रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर फॉर इंफॉर्मेशन डेटा मैट्रिक्स दैट एक्सप्लेन द एडेड वैल्यू इन ऑल दीज 3 एरियाज. 3 एरियाज क्या? ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. ESG कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर. ओके, क्वालिटेटिव रिपोर्ट क्या होता है? इट टेंड्स टू डिस्क्राइब अ कंपनीज स्ट्रैटेजी पॉलिसी अराउंड द रेलेवेंट टॉपिक्स, while a quantitative approach includes metrics, KPI that links to each area in order to measure progress against goals and report on achievements. It's a mixed approach that takes both of qualitative and quantitative information to add the maximum value of the quality of disclosures. ओके, देन उसके बाद हमारा पॉइंट रहता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG. ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की. यहाँ पर कितने गोल्स हैं? पहले तो गोल्स पढ़ने से पहले एक बार इसको मार्क कर लो. डिवीज़न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, DSDG, डिवीज़न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. एंड देन UNDESA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म जो इस चैप्टर में आपको याद करके जाने, बिकॉज इट मे फॉर्म पार्ट ऑफ एन MCQ इन योर एग्जामिनेशन. आ सकता है एक MCQ बन के. ठीक है, और अच्छे से याद करना. अच्छे से याद करने का मतलब है वहाँ पर पूछ लेगा UNDESA का फुल फॉर्म क्या है, और वहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट दे देगा आपको, 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा जिसमें आपको लगेगा सारे ही सही हैं. तो इसलिए इसको अच्छे से याद करना. यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. SDG का मतलब है डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. वो तो थोड़ा सा इजी, बट यहाँ पर इसको UNDESA, ये एक बार पहले एग्जाम में आ चुका है. ओके, UNDESA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. It provides substantive support and capacity building for the SDG and their related issues including water, energy, climate, ocean, urbanization, transport and science and technology. The global sustainability and development report, ये सब कुछ दिया हुआ. It's fine. Okay, यहाँ पर क्या दिया है? DSDG and the UNDESA provide substantive support and capacity building for the SDG and their relating thematic issues including water, energy, climate, ocean, urbanization, transport, science and technology, and उसके बाद में global sustainability development and report. ओके, इसके बारे में बोल रहा है. Then there are 17 sustainable development goals. What फर्स्ट मार्क इट लड्डू बिकॉज इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. इसको आपको क्रोनोलॉजिकली याद करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको याद करना कैसे है? क्रोनोलॉजिकली मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? दिस इज 17 SDG, मतलब 17 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल. तो यहाँ पर जो गोल्स हैं ये हमको पूरे स्टेप वाइज याद करने. मतलब अगर एग्जाम में ये बोला कि 5th गोल बताइए तो आप बोलेंगे जेंडर इक्वालिटी. 4th गोल क्या है? क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, ऐसे करके इसको याद करना है.
10th गोल क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, ऐसे हमको पूछा जा सकता है, सो हम इसको क्रोनोलॉजिकली याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। गोल क्या है, पॉवर्टी खत्म करना है, पूरी तरह से पॉवर्टी खत्म होना चाहिए, भूखमरी खत्म होना चाहिए, जीरो हंगर, देन गुड हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ ध्यान दो, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान दो, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसकी ज़रूरत, मतलब ये जो गोल्स हैं ये वो गोल्स हैं जो एकदम सस्टेनेबिलिटी के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना सस्टेनेबिलिटी की कोई आप सोच ही नहीं सकते कि आप सस्टेनेबल हो सकते हो। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को भी साथ लेकर चलना है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री की इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करना है, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, देन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद में क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर, उसके ऊपर एक्शन लेना है, एंड लाइफ ब्लो वाटर, जो भी जल के अंदर रहने वाले लोग, जल के अंदर रहने वाली चीज़ें उनका भी ध्यान रखना, पानी के अंदर रहने वाली जितनी भी मछलियाँ और बाकी और ढेर सारी चीज़ें सबका ध्यान रखना है। देन लाइफ ऑन लैंड, देन नेचुरल पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये सारी हमें चीज़ों पर ध्यान देना है। दीज आर 17 गोल्स। अगेन रिकॉल इट विथ मी, व्हाट आर द 17 गोल्स? फर्स्ट इज कोई पॉवर्टी नहीं रहनी चाहिए, देन जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। पहले ये 5 पॉइंट्स फिर से रिकॉल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, क्वालिटी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। Then clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, and reduce inequalities. Again come with these 5 points: clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, then reduce inequalities. Again come with me: क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पूरे 10 पॉइंट्स एक साथ बढ़ते हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। देन क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज। पूरे 10 पॉइंट्स हो गए। चलो अब पॉइंट नंबर 11 पर आते हैं, गोल नंबर 11 पर, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पर जो चेंज हो रहा है, लाइफ बिलो वाटर मतलब एम्बिफियंस की बात की जा रही है, जल के अंदर रहने वाले लोग, पानी के अंदर रहने वाले लोग, क्या एनिमल्स, पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स, ओके। लाइफ ऑन लैंड, जो पानी के ऊपर मीन्स लैंड के ऊपर रहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में भी हमें प्रिजर्वेशन करना है, हमें उनके लिए भी स्टेप्स लेना है। देन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अगेन कम विथ मी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यहाँ पर ये 17 पॉइंट्स हम फिर से कवर कर लेंगे, उसके बाद 17 एक साथ पूरे एक साथ पढ़ने वाले 17 गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल। अगेन 11th नंबर गोल क्या था, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पार्टनर, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अगेन 17 पॉइंट्स एक साथ पढ़ते हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। देन क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। देन 11 पॉइंट क्या था, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, देन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ पूरे 17 गोल्स पढ़ो। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी,
clean water and sanitization, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals. ये हो गया हमारे 17 गोल्स. ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब जैसे लिखा है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वैसे ही आपको याद होना चाहिए. अगर अभी भी नहीं याद हुआ है देन पॉज द वीडियो, पहले याद करो फिर आगे बढ़ना. नेक्स्ट हेडिंग ग्लोबल ट्रेंड इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग. हमें ग्लोबल ट्रेंड के बारे में अब बात करनी है. सो इट इज़ मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट रन कंपनीज, जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती हैं उनके ऊपर मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ऑन फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. लार्ज कॉरपोरेशन, MNCs, जो बड़े बिग बिजनेस हाउसेज है, लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उन सब के ऊपर रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है. तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर दिया है कि देखो बिग जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम कौन कौन सी रिपोर्टिंग करवा रहे हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्स्टरडम, नीदरलैंड एंड ऑपरेशनल हब जस्ट लाइक ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स. सब कुछ ये सब सस्टेनेबिलिटी पर बात कर रहे हैं. पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रू मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये सब बात कर रहे हैं. बट यहाँ पर आपको ये एक पॉइंट लड्डू मार्क करना है. यहाँ पर मार्क करो लड्डू. ये है पूरा ट्रेंड इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में. ये आपको 3 पॉइंट याद होने चाहिए. ग्लोबल रिपोर्टिंग, GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, देन CDP कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट एंड IIRF इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ओके, IIRF इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. GRI, CDP, IIRC. GRI मतलब ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, CDP कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट एंड IIRF मतलब इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, ये 3 रिपोर्टिंग होती हैं जो इंटरनेशनल. ग्लोबल ट्रेंड ये 3 ही रिपोर्टिंग के ऊपर होता है. जो पूरा मतलब हेडिंग है, हेडिंग का जो कंक्लूजन है वो यही 3 रिपोर्ट है. मतलब एट द एंड आपको ये 3 रिपोर्ट याद होनी चाहिए. सो व्हाट आर दिस? GRI Global Reporting Initiative. It helps the organization to report on economic, environmental and social impact, and the report is addressed to all the stakeholders of the entity. जितने भी stakeholders होते हैं हम उनको ही address कर देते हैं. Then CDP Carbon Disclosure Project. What it talks about, it captures the environmental performance data which is related to greenhouse gas emission. ये कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग किस पर होती है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब कितना आप GHG एमिशन कर रहे हो, वाटर, फॉरेस्ट, सप्लाई चेन, उन सब के बारे में बात कर रहा है. क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, वाटर सिक्योरिटी, इन सब पर हम क्या करते हैं, हम CDP रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड में हमने क्या बात की थी? हमने ग्लोबल रिपोर्टिंग में हमने 3 बातें की थी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल. बट CDP में हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में हम बोल रहे हैं GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, वाटर, फॉरेस्ट, सप्लाई चेन, एंड उसके बाद में क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाटर सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, एंड इट इज़ दिस रिपोर्ट इज एड्रेस टू ऑल द इन्वेस्टर, बायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी. देन IIRC International Integrated Reporting Framework has established guiding principle and content element to allow the company to produce integrated reporting. And this report consists the organizational overview, governance structure, business model, risk opportunities, strategy, performance and outlook. ये पॉइंट आपके FR में भी होगा. IIRC से रिलेटेड जो पॉइंट है ये आपके FR में भी होगा. क्या क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, रिस्क, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस, आउटलुक. जो हम FR में डिस्क्लोजर देते हैं ना, तो हम ये IIRC इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमारी एक डिस्क्लोजर जाता है जिसमें हम ये सारे मेन पॉइंट मतलब हेडिंग ये कवर करते हैं. बिजनेस मॉडल, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस, आउटलुक, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं. सो दिस इज सेम एज दैट. सो यहाँ पर ये तीनों अपने लड्डू मार्क कर ले. ये 3 आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड के बारे में आएगा तो आपको ये 3 रिपोर्ट लिखकर आनी, GRI, CDP, IIRC. चलो आगे बढ़ते हैं. द कोलैबोरेशन, these framework and standard setting or institution came together to show a commitment
कि हमें एक साथ काम करना है, उसके लिए द इंटेंशन ऑफ कोलेबोरेशन वॉज जॉइंट मार्केट गाइडेंस ऑन हाउ द फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड इन कॉम्प्लीमेंट्री एंड एडिटिव वे. देन joint vision of how these elements could complement financial generally accepted accounting principle. मतलब फाइनेंशियल गैप, यहाँ पर फाइनेंशियल गैप के बारे में, जॉइंट विजन के बारे में बोल रहे हैं. एंड इट सर्व्स एज ए नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ मोर कोहेरेंट कॉम्प्रिहेंसिव corporate reporting system. It serves as a natural starting point for progress towards a more coherent, comprehensive corporate reporting system. Then next point हमारा क्या आता है, joint commitment to drive towards this goal. Collaboration between 5 institution. ये सब इतना important नहीं है, आप यहाँ पर देखो. मैंने आपको बोला था कि फुल फॉर्म याद करना, तो ESG के तो अपन को याद है, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. देन ISSB का इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड. ISSB इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड. क्या हुआ था, 3 नवंबर 2021 को IFRS फाउंडेशन ट्रस्टीज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड बोर्ड. उसको हमने क्या नाम दिया, ISSB, टू हेल्प मीट दिस डिमांड. किसकी डिमांड, सस्टेनेबिलिटी की डिमांड मीट आउट करने के लिए हमने बनाया ISSB. ओके. देन उसके बाद क्या हुआ है, 2015 में एक और हमने डिस्क्लोजर यहाँ पर बोला है, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, TDFC. ये आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, TCFD, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. TCFD, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, TCFD. देन आप ये भी फुल फॉर्म मार्क कर लो, क्लाइमेट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बोर्ड, CDSB, क्लाइमेट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बोर्ड, विच इज़ एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ बिजनेस एंड कमिटमेंट टू मेक क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर. मतलब ये सारा इन सबका कोलेबोरेशन है. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर टू मेन स्ट्रीम ग्लोबल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. ओके. VRF, वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था और इसने भी कोलेबोरेशन किया था ISSB के साथ में. पूरा एक बोर्ड बना था और उसके अंडर में सारे लोग काम कर रहे थे. ओके. देन टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, अगेन मार्क इट इम्पोर्टेंट. ये एक लड्डू क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है. एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली ये बोल के, व्हाट आर द 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. तो आप क्या लिखोगे, दीज आर 6 कैपिटल. ये क्या है, 6 कैपिटल. इसके लिए फर्स्ट कैपिटल क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 6 C's क्या हैं, पहले तो फाइनेंशियल कैपिटल आएगा. फाइनेंशियल कैपिटल मतलब पैसा. पूल ऑफ फंड दैट इज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. देन ऑब्टेन थ्रू फाइनेंसिंग, डेट, इक्विटी, ग्रांट जनरेटेड थ्रू ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इसमें बस आप ये समझो फाइनेंशियल कैपिटल मतलब पैसा. मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन oriented equipment and tool that is available to the organization for use in the production of goods and provision of services including building equipment infrastructure. ये सब कुछ बनाने के लिए हमको क्या लगता है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल. मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो आप उसको मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल कह सकते हो. देन नेचुरल कैपिटल. नेचुरल कैपिटल क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जस्ट लाइक water, land, mineral, forest, biodiversity and ecosystem health, all these covered under natural capital. Human capital क्या है, जो हमारे पास skill, experience, capacity and motivation to innovate the different things and the different part of our business, उस सबको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल. मतलब जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी स्किल, उनकी एक्सपीरियंस, उनके कैपेसिटी and to deliver their best to our business, all these will cover under human capital. ठीक है, आपकी जो टीम होती है ना वो आपकी ह्यूमन कैपिटल है. अलाइनमेंट विद एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड एथिकल वैल्यूज सच एज रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, loyalty and motivation for improving process, goods and services, including their ability to lead and to collaborate. Then social capital, that institution and relationship established within and between each community, group of stakeholder and other network to enhance individual and collective well-being.
इट इंक्लूड्स कॉमन वैल्यू एंड बिहेवियर, ये आपको याद नहीं करना, ठीक है, मैं आपको रीड करवा दे रही हूँ एक बार, ये सारे रीडिंग पॉइंट है, बट आपको ब्रॉड हेडिंग याद करनी है, ब्रॉड हेडिंग सारी आपको याद करनी। की रिलेशनशिप एंड द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड स्टेप्स टू बिल्ड एंड प्रोटेक्ट द कस्टमर, सप्लायर एंड द बिजनेस पार्टनर। Then last capital, intellectual capital. What are these? These are organization future earning potential with a tight link and contingency between the investment in research and development, innovation, human resource and external relationship which can determine the organization competitive advantage. These are intellectual capital. Okay. So यहाँ पर हमारी 6 कैपिटल 6 C's कवर होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्रोनिम बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिख लो FISH फिश, FISH फिश, मैन्युफैक्चर्ड एंड नेचुरल, ठीक है, फिश मैन्युफैक्चर्ड एंड नेचुरल, फिश मैन्युफैक्चर्ड एंड नेचुरल, FISH फिश, फिश नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड। ओके, फिश मैन्युफैक्चर्ड या नेचुरल। तो फिश का मतलब क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल, I फॉर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, S फॉर सोशल कैपिटल, H फॉर ह्यूमन कैपिटल। फिश हो गया। देन 2 और कैपिटल थी, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल। ये आपके 6 C's कंप्लीट हो गए। अगेन रिकॉल इट विथ मी, 6 C's क्या है? फिश, मैन्युफैक्चर्ड एंड नेचुरल। 6 C's क्या है? फिश। ओके, 6 C's क्या है आपके? फिश, natural and manufactured, FISH financial capital, I for intellectual capital, S for social capital, H for human capital. Then manufactured and natural, manufactured capital and natural capital. These are your integrated reporting. Okay, 6 C's cover हो गए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग तो अपन बाद में डिस्कस कर ही लेंगे प्रैक्टिस सेशन में। देन यहाँ पर ग्लोबल सिनेरियोज इन वेरियस कंट्री के ग्लोबल सिनेरियो यहाँ पर आप सिर्फ रीड मार्क कर लो, यहाँ पर सिर्फ रीड करके ही हमें आगे बढ़ना है। रीड वाला पोर्शन है। ऑल दिस यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ था, यहाँ पर रिपोर्टिंग वुड इंक्लूड द कंपनीज क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क आइडेंटिफाइड वुड इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, how these risks are managed and mitigated, and any other scenario, transition plans and the publicly announced climate goal. Okay, सो यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स का दिया है, सिमिलरली यहाँ पर यूके का भी दिया है। और यूके का क्या ऑब्जेक्टिव था? यूके ने पास किया है लॉ टारगेटिंग नेट GHG, ठीक है, ज़ीरो GHG, ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050। क्या यूके ने क्या टारगेट किया है? यूके ने टारगेट किया है कि 2050 तक की ग्रीन हाउस गैस को हम बिल्कुल ज़ीरो एमिशन पे ले आएंगे, ठीक है, 2050 तक के GHG बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? 2022 में इन्होंने सस्टेनेबिलिटी मैटर्स को और ज़्यादा एक्सपैंड किया है। इन्होंने वो 17 गोल्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। ओके, और इन्होंने जो TCFD मतलब टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की जो भी रिकमेंडेशंस थी, इन्होंने वो रिकमेंडेशन भी बहुत वेलकम किया है, उसको मानने की ज़्यादा कोशिश किया। तो यूके ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। बट अब देखो 2050 तक के इनका गोल कंप्लीट होता भी है कि नहीं, ग्रीन हाउस गैस का जो भी एमिशन है वो रुकता है या नहीं रुकता है। देन स्पेसिफिकली फॉर द इन्वायरमेंट इन्होंने बोला है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में, हाउ दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आर मैनेज थ्रू टारगेट एंड KPIs, how the climate changes addressed in the corporate governance, then how the climate risk impact strategy, all this will covered over here. Then हम आगे बढ़ते हैं, evaluation of ESG in India। अब बताओ ESG का इंडिया में क्या हाल चाल है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है 2009 में क्या हुआ था, ग्लोबल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस आई थी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? मतलब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप इन्वायरमेंटल के लिए अपना 2% ऑफ नेट प्रॉफिट खर्च कर दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2011 में क्या हुआ, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन ESG इन इंडिया बनाई गई, जहाँ पे ये बोला गया कि कंपनीज को क्या करना होगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने होंगे फॉर गेटिंग द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग ESG। उसके बाद में 2012 में क्या हुआ, इसको मार्क करो, इम्पोर्टेंट क्या, लड्डू मार्क करो। ओके, लड्डू मार्क करो इसको। इसमें 2012 में क्या हुआ है, सेबी ने बोला है कि 100 लिस्टेड कंपनीज को क्या करना था, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करना है।
बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करना है, और ये रिपोर्टिंग कैसी होगी, ESG प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होगी। मतलब जो ESG प्रिंसिपल्स बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 लिस्टेड कंपनीज को रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद में 2015 में क्या हुआ, सेबी का LODR का रेगुलेशन जब बन गया है तो उसके बाद इन्होंने बोला 2015 में कि 500 लिस्टेड कंपनीज को क्या करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 500 लिस्टेड कंपनीज को क्या करना है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अंडर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। 2017 में क्या बोला है, इन्होंने फिर से एक सर्कुलर लेकर आए कि वॉलंटरी बेसिस पर भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। 500 टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को तो एप्लीकेबल है ही है, बट ये वॉलंटरी बेसिस पर और लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में 2019 में क्या बोला, इन्होंने फिर से कुछ गाइडलाइंस बनाई, गाइडलाइंस नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट NGRBC, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ठीक है, अभी तक के कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एक्सेप्ट जब मैंने आपको बताया कि 2012 में 100 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इन्होंने बोला था कि BRR की रिपोर्टिंग करो। ये 100 लिस्टेड कंपनी 2012 याद रखना, ठीक है। अब ये 2019 में बात आती है और यहाँ पर सेबी LODR ने फिर से एक एक्शन लिया, और अब क्या किया है, अब बोला है कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको BRR देना पड़ेगा। ठीक है, BRR आपको किस पर देना पड़ेगा, 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर। 2019 में क्या हुआ है, BRR मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। अब ऊपर 1000 की जो 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर BRR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग हो गई है मैंडेटरी। ओके, एज पर रेगुलेशन 34 ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन। इसको भी याद रखना, इसको मार्क कर लो, एंड 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को मार्क कर लो, 2019 को मार्क कर लो, एंड बस इतना ही मार्क करना था। हाँ, 4th पॉइंट एक और, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर हम 1000 नेट टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज डिटरमिन करेंगे। अगर बोला जाएगा कि 1000 लिस्टेड कंपनीज कैसे डिटरमिन करना है, तो मार्केट कैप लेंगे। रेगुलेशन 34 ने इसको बोला है, और BRR बिकम्स मैंडेटरी फॉर 1000 लिस्टेड एंटिटीज। नाउ यहाँ पर न्यू रिपोर्टिंग ऑन ऑन ESG पैरामीटर कॉल्ड द BRSR। अभी बोला था, अभी BRR पर हो रही, मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, बट अब वो BRR बदल गया है और बन गया है BRSR। BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। It is essential. It is divided into 2 parts, essential and leadership indicator। कि BRSR कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में, और वो 2 पार्ट क्या है, एसेंशियल इंडिकेटर एंड लीडरशिप इंडिकेटर। एसेंशियल इंडिकेटर कौन है, दीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट ऑन मैंडेटरी बेसिस। एसेंशियल इंडिकेटर एसेंशियल ही हैं, मतलब एसेंशियल इंडिकेटर्स मैंडेटरी हैं, एंड जो लीडरशिप इंडिकेटर है ये वॉलेंट्री है। इसको याद रखना, इसको मार्क कर लो, एंड इसको भी आप लड्डू बनाओ, बिकॉज यहाँ भी क्या है, आपका MCQ आ सकता है। ठीक है, एसेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी हैं और लीडरशिप इंडिकेटर क्या है, वॉलेंट्री हैं। बट लीडर लिस्टेड एंटिटी को ये ट्राई करना चाहिए कि वो लीडरशिप इंडिकेटर्स भी अपनी रिपोर्ट में लिखे। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ द ESG इन इंडिया। 2019 में BRR ने बोला कि 1000 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी है, और उसके बाद में 2021 में बोला BRR बन चुका है BRSR, और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर 2 भाग में रिपोर्टिंग करनी है। फर्स्ट इज एसेंशियल इंडिकेटर एंड दूसरा है लीडरशिप इंडिकेटर। एसेंशियल इंडिकेटर्स आर मैंडेटरी और लीडरशिप इंडिकेटर्स आर वॉलेंट्री। देन इनिशिएटिव। अब बताओ भाई, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, ICI ने क्या किया, ICI ने इस पर अपना इनिशिएटिव लिया और अपने स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड बन चुका है, और इसने हमें स्टैंडर्ड्स बना के दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर कंडक्टिंग आवर एश्योरेंस इंगेजमेंट ऑन BRSR, मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की। अब आप ऑडिट करोगे, आप लिखोगे कि वो एक्यूरेट है, वो उसने सारे इस ESG के जो भी पैरामीटर्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लाई किए हैं। ये आपको करना पड़ेगा बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आवर ICAI। ओके, सो व्हाट इट is to celebrate the business practice of the integrated reporting, internationally acknowledged as the emerging best practices in corporate reporting।
और इसके लिए ICAI ने क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स भी दिया है ऑन SDG सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स पर सर्टिफिकेट कोर्स भी आया है, BRR और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, और ICAI ने क्या किया है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाया ऑन द BRR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एश्योरेंस इंगेजमेंट भी आए हैं SAE 3410 एंड बैकग्राउंड मटेरियल BRSR पर। ये सारा कुछ ICAI ने इतना सब कुछ किया है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गोल्स दिए हैं एंड 6 to 11 सारा कुछ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर ICAI ने काफ़ी कुछ किया हुआ है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे। अगेन ये आती है BRSR के बाद, इसको मार्क करो लड्डू, क्योंकि ये आया है नया BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये हमें किसको देना होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि 1000 लिस्टेड एंटिटी के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंडेटरी है। 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप ये मैंडेटरी है। अदर एंटिटीज़ भी कर सकती हैं BRSR की कंप्लायंस, अगर उन्हें ठीक लगता है तो कोई भी वॉलेंट्री बेसिस पर कर सकता है, बट 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर मैंडेटरी है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिपोर्टिंग करते हैं 3 सेक्शन में। 3 सेक्शन में हम रिपोर्टिंग करते हैं। पहले आप यहाँ पर लिख लो मैंडेटरी फ्रॉम ये सब लिखा है, बट यहाँ पे आप लिखो 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर क्या है, ये मैंडेटरी है बाय मार्केट कैप, और अदर्स के ऊपर क्या है, वॉलेंट्री। अदर्स वॉलेंट्री अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 3 भागों में यहाँ पर 3 सेक्शंस में रिपोर्टिंग डिवाइडेड है। फर्स्ट इज जर्नल डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग व्हाट दिस सेक्शन कंटेन द डिटेल्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी, इट्स प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑपरेशंस एंड एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स, होल्डिंग सब्सिडियरी की डिटेल, एसोसिएट कंपनी की डिटेल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। BRSR की रिपोर्टिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको 3 पार्ट्स में यहाँ पर रिपोर्ट करनी है और वो तीनों पार्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सो फर्स्ट पार्ट 1 क्या था, जर्नल डिस्क्लोजर। सेक्शन A जर्नल डिस्क्लोजर, इसमें क्या क्या जर्नल डिस्क्लोजर देंगे, डिटेल्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी, उसका प्रोडक्ट, सर्विस, ऑपरेशंस, एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट की डिटेल। ठीक है, क्या डिटेल देने हैं, कंपनी की डिटेल, उसके प्रोडक्ट, सर्विस, ऑपरेशंस की डिटेल, एम्प्लॉयज़ की डिटेल, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट की डिटेल। अगेन कम विथ मी, लिस्टेड कंपनी की डिटेल, प्रोडक्ट, सर्विस, ऑपरेशंस की डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट की डिटेल। ठीक है, ये पूरी 8 डिटेल्स हमें देनी है। अगेन कम विथ मी, एक बार फिर से पढ़ो, याद करो और इसको जाने दो। ठीक है, अगेन वंस रिकॉल इट विथ मी। क्या बोला था मैंने, 8 पॉइंट्स बोलते, लिस्टेड कंपनी, उसकी प्रोडक्ट, सर्विस, ऑपरेशंस, देन एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट की डिटेल। देन मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग हमने क्या बोला था, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड ओवरसाइट। देन सेक्शन C में क्या आता है, ये भी नॉर्मल डिस्क्लोजर था सेक्शन B का। इसमें हमने रिलेटिंग टू पॉलिसी, मैनेजमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड ओवरसाइट, ये 5 पॉइंट क्या 5 पॉइंट थे, पॉलिसी, मैनेजमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड ओवरसाइट। पॉलिसी, गवर्नेंस प्रोसेस, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड ओवरसाइट, 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कंसिडर करने थे। देन सेक्शन C प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। यहाँ पे हमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं उसमें हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, वी हैव टू रिपोर्ट अपॉन KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। व्हाट इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ द लिस्टेड कंपनी, वी नीड टू रिपोर्ट एंड वेदर दे आर इन अलाइनमेंट विद द 9 प्रिंसिपल्स। 9 प्रिंसिपल्स क्या है, अभी आगे पढ़ने वाले। 9 प्रिंसिपल्स दिए हैं किसने, NGRBC ने। NGRBC कौन है, नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ठीक है, सो NGRBC ने हमको क्या दिए हैं, 9 प्रिंसिपल। वो 9 प्रिंसिपल अभी हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। दिस सेक्शन क्लासिफाइज KPIs इनटू 2 कैटेगरीज एंड देन दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। और यहीं पर हम रिपोर्टिंग करते हैं एसेंशियल इंडिकेटर जो कि मैंडेटरी होते हैं, देन लीडरशिप जो कि ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री। तो एसेंशियल इंडिकेटर्स में हम क्या क्या लिखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, इन्वायरमेंटल डेटा ऑन एनर्जी, एमिशन, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन कम विद मी, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड, इन्वायरमेंटल डेटा ऑन एनर्जी, एमिशन, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड, इन्वायरमेंटल डेटा ऑन एनर्जी, एमिशंस, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ओके, क्रोनोलॉजिकली याद नहीं करना, बस आपको ये 5 पॉइंट्स अगर याद रहते हैं तो इट्स फाइन। अगर एसेंशियल इंडिकेटर पूछा है तो आप उसमें लिख सकते हो कि NGRBC ने हमको बताया कि हमको ये 2
पार्ट्स में अपनी रिपोर्टिंग करनी। देन लीडरशिप इंडिकेटर, इसमें क्या आता है, साइकिल असेसमेंट, साइकिल क्या, लाइफ साइकिल असेसमेंट। ओके, लीडरशिप इंडिकेटर में क्या आता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट, डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज, एडिशनल डेटा ऑन बायोडाइवर्सिटी, देन एनर्जी कंजम्पशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये आपके लीडरशिप इंडिकेटर्स हैं जो आपको देने होंगे। अगेन कम विथ मी, लीडर लाइफ साइकिल असेसमेंट, डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, एडिशनल डेटा ऑन बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी कंजम्पशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें भी आपके 5 पॉइंट्स हैं। अगेन रिकॉल इट विथ मी, लाइफ साइकिल असेसमेंट, डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, एडिशनल डेटा ऑन बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी कंजम्पशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखो BRSR की रिपोर्टिंग 1, 2, 3। सेक्शन सी में हमें 2 रिपोर्ट करनी है, एसेंशियल और लीडरशिप इंडिकेटर। नाउ व्हाट आर द 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR? इट इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई। जैसे हमने 17 गोल्स याद किए हैं, उन्हीं 17 गोल्स को घुमा कर ये 9 प्रिंसिपल्स और बना दिए हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, वो जो 17 गोल्स थे वो तो इंटरनेशनल गोल्स थे, अभी हमने उसको 9 प्रिंसिपल बना दिए हैं, 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR। ठीक है, ये हम BRSR पर बात कर रहे हैं, और जो 17 प्रिंसिपल्स थे वो किसके थे, वो थे ESG के। ठीक है, ESG के, दोनों चीज़ें अलग अलग रखना, मिली भगत मत करना। वो 17 गोल्स ESG के थे और ये 9 प्रिंसिपल BRSR के। ओके, अभी हमें ये 9 प्रिंसिपल्स भी याद करने और हमको ये भी क्रोनोलॉजिकली ही याद करने। So the principle number 1, ethics, transparency and accountability. The first principle emphasizes that the business decision should be open to the disclosure and accessible to the relevant interested parties. The essential of the core elements associated with the first principles are, इसको रीड कर लो, ब्रॉड पॉइंट आपको याद रखना है, अंदर का मटेरियल समझ के ले लो। Okay, so the entities governing structure should develop policies, procedures and practices for their offices, factories and work areas, ensuring that ethics is not compromised. Ethics must not be compromised. आपको policies, procedure and practices follow करनी। Then the information relating to the policies, procedure and practices along with the performance should be made available to the stakeholders. Then in case of any adverse effect, more care has to be taken for transparent disclosure. Transparency रहनी चाहिए disclosure में। अगर आप transparent disclosure नहीं कर पा रहे हो, then what is the use of the ESG or the BRSR reporting? Okay, then the entity in the value chain should be encouraged to adopt these principles by the governance structure. Then the entity should proactively respond to the outside entities that violate the 9 principles of the BRSR. अगर किसी ने 9 principles of BRSR आपने violate किए तो उसमें क्या करेगी entity, उसको proactively respond करेगी। सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलेटरी ऑफिसर में इंगेज विद द बिजनेस कंसर्न। अगर आपकी एंटिटी ने क्या किया है, वायलेशन किया है, तो कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है कि BRSR की रिपोर्टिंग नहीं, इनकी इस पर्टिकुलर कंपनी की BRSR की रिपोर्टिंग इनएक्यूरेट है, ये कोई भी बता सकता है। ठीक है, सो व्हाट आर दीज 5 पॉइंट्स? मैंने आपको बोला कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर देयर ऑफिसेस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा फॉर PPP, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए आपको गवर्निंग स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या था? इट शुड बी मेड अवेलेबल टू द इंफॉर्मेशन। जो आपने गवर्निंग स्ट्रक्चर बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने स्टेक होल्डर्स को दे दो। तीसरा पॉइंट क्या था? ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करो। BRSR की रिपोर्टिंग कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करना चाहिए। उसके बाद में यू नीड टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स बाय द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। एंटिटीज़ जो भी आपकी वैल्यू चेन में आ रही हैं, आप उनको भी बताओ कि वो भी आपकी जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वैसा ही प्रिंसिपल्स वो भी फॉलो करें। देन अगर आपने कोई भी लॉ या रेगुलेशन का वायलेशन किया है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग अगर आपकी रिपोर्टिंग गलत जा रही है तो उस केस में कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है। अगर आपने वायलेट किया है 9 प्रिंसिपल्स ऑफ द BSR तो उसके लिए आपकी जो भी वैल्यू चेन में एंटिटीज़ आ रही हैं, आप अगर उन लोगों ने वायलेट किया है तो आप बता दो, अगर आपने वायलेट किया तो वो एंटिटीज़ बता देंगी। दिस एंटिटीज़ में बी योर सप्लायर, योर डिस्ट्रीब्यूटर, योर सब कॉन्ट्रैक्टर, रेगुलेटरी ऑफिसर, कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। देन इट्स प्रिंसिपल नंबर 2, सेव एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सेव एंड सस्टेनेबल गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए एंटिटी को। ये है ये प्रिंसिपल नंबर 2। ये कहता है the entity should make sure that their goods, services and the operating result in better life for the consumer and the end customer.
तो यहाँ पर इसका कोर एलिमेंट क्या है, प्रोडक्ट इस तरह से डिज़ाइन करो कि जो भी प्रोडक्शन मेथड और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इट शुड बी डिवाइस्ड इन सच अ वे टू मिनिमाइज द रिसोर्सेज यूसेज टू मेक इट मोर सस्टेनेबल। इस तरह से उसको डिवाइस करो कि कम से कम रिसोर्सेज में आपके सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तैयार हों। ओके, देन the entities are also responsible to educate and make aware their कंज्यूमर को भी इस बात में, कंज्यूमर एंड क्लाइंट्स, अगर गुड्स हैं तो कंज्यूमर, सर्विसेज हैं तो क्लाइंट्स, तो अपने कंज्यूमर एंड क्लाइंट्स को भी इस बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश करें। देन द एंटिटी शुड मेक मेजर दैट रिड्यूस द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट मत करो बाय कंज्यूमिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इनकरेज मेथड टू फॉर reduce, reuse and recycling of the resources. Please ensure that you should reduce, reuse and recycling of the resources. Then principle number 3, save and sustainable goods and services. 1 हमने क्या पढ़ा था, ethic, transparency and accountability. Principle number 2 क्या पढ़ा, save and sustainable goods and services. Principle number 3, promote well-being of all employees including those in the value chain. Value chain में जो employees हैं उन सबका well-being आप promote करने की कोशिश करो. The third principle, relating to all initiative and entity has to take for the benefit of the employees from the point of view of their dignity, health and well-being. जो भी आपके well-being में सारे employees हैं उनकी dignity, health and well-being का ध्यान रखना आपका काम है. So what is the essence of this principle? The entity should ensure compliance with all regulatory requirements, जो मतलब employees से related जो भी laws and regulation है, just like bonus act and employees staff welfare एंड उसकी जितनी भी स्कीम्स हैं उनके सारे कंप्लाइंस करने की कोशिश करो. देन एंटिटीज़ आर टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड ह्यूमन बींग. उनको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट मत करो कि आप उनकी डिग्निटी ही भूल जाओ. अगर वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो वो भी ह्यूमन बींग है, आप उनके राइट्स का ध्यान रखो. शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम. उनके एसोसिएशन, यूनियन एंड अदर पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ देयर राइट्स एंड रिड्रेसल ऑफ इशूज़, उन सब के लिए आप उनके फ्रीडम्स को मत छीनो. दस एंटिटी शुड प्रिवेंट ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर मतलब कि पूरी तरह से आपने उनको बंधुआ मजदूर बना रखा है, ऐसे करके कोई काम मत करो. इनवॉलंटरी लेबर मत करवाओ. देन द एंटिटी शुड हैव अ सिस्टम इन विच द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉय. ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही होता है. अभी आपने रिसेंट इंस्टेंस देखा है बिग फोर्स का. ओके, वर्क लाइफ बैलेंसेस मेंटेन रहना चाहिए. द बिजनेस हैव टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ द वर्कर्स वेजेस एंड कॉम्पनसेशन. उनके प्रॉपर वेजेस एंड कॉम्पनसेशन का ध्यान रखो. द पेमेंट ऑफ द वेजेस हैज़ टू एज पर द लिविंग वेजेस. ऐसा नहीं ना कि आपने बिल्कुल इतना कम वेजेस दे रहे हो कि बस उनका किसी तरह से गुजारा चल रहा है. अब एटलीस्ट इतना दो कि वो अपनी लिविंग कम से कम अपनी जो एटलीस्ट द लोएस्ट पॉसिबल नीड है उसको तो वो कंप्लीट कर ही पाएँ. द बेसिक नीड एंड द प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी to the employees, and the entities are responsible to create a workplace and the work environment, ethical work environment, safe, hygienic and comfortable place for the people to work. आपको प्रिपेयर करना चाहिए. Then the skill development, career development and training for the workforce for another responsibility, ये सब चीज़ें आप अपनी कंप्लीट करते रहो. एंड द क्रिएशन ऑफ वर्क प्लेस जहाँ पर हैरेसमेंट फ्री, वायलेंस फ्री या किसी तरह की किसी ग्रुप को टारगेट करने से बचना चाहिए. ऐसी वर्क प्लेस एथिकल वर्क प्लेस होनी चाहिए. तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल नंबर 3 जो एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करता है. प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग दोज इन द वैल्यू चेन. Then principle number 4, what it says, respect for stakeholder interest and responsiveness. The concept of interested party and stakeholder to business has been a point of discussion in all the regulatory and voluntary system that relate to the management system. अब इसके principle क्या हैं? प्रिंसिपल पढ़ने से पहले एक लाइन और मार्क कर लो. क्वालिटी environment or the occupational health and safety of the worker. It relates to the quality environment and the occupational health and safety of the worker. Then the essence, इसके एसेंस क्या है कोर एलिमेंट के. द एंटिटीज़ हैव टू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस. उनके ऑपरेशंस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. द बिजनेस डिसीजन ऑन द पीपल एंड द नेचर, पॉलिसी डिसीजन एंड इम्पैक्ट ऑफ द ऑपरेशन, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये सारा आपको ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना चाहिए विद नो एम्बिगिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द इशूज. देन द एंटिटीज़ हैव टू सिस्टमेटिकली डिटर्मिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर ऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्टेड पार्टीज. देखो इसको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है कि हमने किसके बारे में बात करना है. शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करना है. तो बस उसके ही रिगार्डिंग यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिए हैं. फेयरली शेयर द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द
टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू देम टू बेनिफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस इन एन इक्विटेबल मैनर। जो भी उनकी डिविडेंड, जो भी उनको रिटर्न बनता है वो सारा रिटर्न उनको देना चाहिए, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप अपनी ग्रोथ के लिए जो बचा रहे हो वो भी इन द फेयर मैनर होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि आपने सारा ग्रोथ के लिए ही रख लिया है और डिविडेंड कुछ नहीं दे रहे हो, तो शेयर होल्डर्स का राइट कहीं ना कहीं मर रहा है, क्योंकि वो पैसे लगाए बैठा आपकी कंपनी के अंदर। देन रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। प्रिंसिपल नंबर 5, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। लेकिन इससे पहले एक बार 4 प्रिंसिपल रिकॉल करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था? एथिक, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। 2 क्या था? सेव एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा था प्रमोट वेलबींग और ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन द वैल्यू चेन। अभी 4th हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। आपको सिर्फ प्रिंसिपल ही याद रखना है, उसके अंदर का इसेंस याद करने की जरूरत नहीं है। देन रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट। 5th प्रिंसिपल पर हम आते हैं। Concept of human right is a vast topic that covers a wide variety of violence and belligerent abusive issues faced by the people. Human right that happens directly or indirectly due to operation of the business. इसमें आपको क्या इंश्योर करना है? The entity should have a clear understanding of the human right. आपको पता होना चाहिए human right क्या क्या है and the various by which human right can be violated, और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम उनके अधिकारों को टूटने से बचा सकते हैं, ठीक है, वो वायलेट हो ना हो, इसके लिए हम क्या क्या जो वेज हैं वो वेज ना अपनाएं, ठीक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल लॉज एंड द पॉलिसीज एंड द कंटेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जब तक कि हमें ह्यूमन राइट पता नहीं होंगे, हमें ये नहीं पता होगा कि उनके लॉज, उनके राइट्स कैसे टूट सकते हैं, जब तक कि हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ही मेजर लगा पाएंगे। सो द पॉइंट सेज कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो और वो तरीके पता करो जिससे उनके राइट्स टूट सकते हैं, सो दैट यू कैन प्रोवाइड द सेफगार्ड्स टू देयर राइट। Then entities when developing their management system should integrate the human rights element into their policies, procedures and practices. Then the business should recognize and respect the human right of all relevant stakeholders and group within and beyond the workplace, including the communities, consumers and vulnerable and marginalized group. Okay, आपको क्या करना है? relevant rights all stakeholders के आपको रिकॉग्नाइज करना है एंड उनके लिए आपको अपनी वर्क प्लेस में एक एथिकल इन्वायरमेंट तैयार करके उनके लिए रिस्पेक्ट, प्रॉपर सारी उनको जितने भी वैल्यूज़ प्रोवाइड करना चाहिए, आप उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी पॉसिबल मेजर्स अडॉप्ट करो। दिस इज़ व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल नंबर 5। सिर्फ समझ के ही ये सारे आप प्रिंसिपल रख लो, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं। जो याद करने का है मैं याद कराती जा रही हूँ और आगे भी याद करा दूँगी। ओके, डोंट बॉदर अबाउट दैट। प्रिंसिपल नंबर 6, प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। लेकिन 6 पर आने से पहले ऑल 5 हम रिकॉल कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था? एथिक, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। 2, सेव एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। 3 क्या था? प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन द वैल्यू चेन। 4 क्या था? स्टेक होल्डर से रिलेटेड था, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। 5th क्या था? रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट की बात की थी। अब हम 6 पर आते हैं, प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ब्रॉड प्रिंसिपल याद करना ज़रूरी है, मैं बार बार रिकॉल करवा दे रही हूँ। ओके, द 6th प्रिंसिपल लुक्स एट द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 6th प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप ये बात करता है इन्वायरमेंट को लेकर और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है, जब आप इन्वायरमेंट को प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड रिस्टोर करोगे तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। कोर एलिमेंट क्या है? Policies, procedure. The entity should have such policies, procedure and practices in place to assess and rectify the impact, and this the whole life cycle of the product should also cover. The entities have to make the use of natural and man-made resources in an optimum manner to ensure their sustainability by taking feedback from the stakeholder. Then the entity have to measure their performance relating to the prevention of pollution, destruction of forest, waste generation, energy and the land use. ये सारे तरीके आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू प्रिवेंट। ठीक है, यू नीड टू प्रिवेंट, क्योंकि आपको यहाँ 6th प्रिंसिपल में करना है प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। देन द एंटिटी हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस इन लाइन इन इंडियाज कमिटमेंट टू वेरियस इंटरनेशनल मैकेनिज्म सच एज पेरिस एग्रीमेंट, नेशनल एक्शन प्लान्स फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सारा कुछ क्या है? ये सब BRSR की रिपोर्टिंग है। ठीक है, ये सारा कुछ BRSR की रिपोर्टिंग है जो हमने प्रिंसिपल नंबर 6 में कवर किया हुआ है। Entity should exploit the comparison of its activity with industry best practices to reduce, reuse and recycle and recover material and resources.
then the companies have to look out for avenues by which they can improve their performance towards various environmental responsibility. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल नंबर 6, जहाँ पे हम प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें. देखो, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी आता है और आपको ब्रॉड पॉइंट पता है तो आप उसके अंदर का खुद ही पॉइंट आउट कर लोगे कि ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है. आपको ब्रॉड पॉइंट पता होना चाहिए. ये जो प्रिंसिपल है ये आपको पता होना चाहिए. आप बाकी खुद ही पॉइंट आउट कर लोगे, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि आप वो पॉइंट आउट ना कर पाओ. इसलिए मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करवा रही हूँ, बस समझ लो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड इट्स फाइन. देन प्रिंसिपल नंबर 7 टॉक्स अबाउट इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी. पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है. 7th प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी फॉर्मेशन पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज द बिजनेस ऑपरेट विद इन द framework of statutory and legislative procedure, statutory and legislative policies of the governing authority. The principle highlights about the core element of BRSR as to have met holistically when the organization go ahead with their contribution to policy formation and policy advocacy. Then the collective associates such as trade group, industry chambers have to be utilized when moving ahead with the policy advocacy and formulation. यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी की. तो पॉलिसी से रिलेटेड ही 3 पॉइंट दिए हुए हैं. रोल इन पॉलिसी एडिक्वेसी by the organization should be in such a way that it encourage the fair competition and prevent human right abuses. Okay. यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉलिसी इस तरह की बनानी है कि वो फेयर कंपटीशन भी बनता रहे, फेयर कंपटीशन को इनकरेज करे, और दूसरी बात ये ह्यूमन राइट के अब्यूसेस को प्रिवेंट करे. देन प्रिंसिपल नंबर 8. बट प्रिंसिपल नंबर 8 पर जाने से पहले एक बार सारे प्रिंसिपल फिर से रिकॉल करो. प्रिंसिपल नंबर 1 एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. 2 क्या था? सेव एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज. 3rd क्या था? प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन द वैल्यू चेन. 4th क्या था? रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस. 5th पॉइंट में हमने ह्यूमन राइट्स की बात की थी, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट. 6th प्रिंसिपल में बोला था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट. 7th प्रिंसिपल में बोला था इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी. 8th प्रिंसिपल आता है एंड इट टॉक्स अबाउट द प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. Okay, inclusive growth and equitable development. This can work only with the close participation and collaboration among the entities, authorities and the civil association contributing to one another for a better livelihood and the assistance to the marginalized community. The core element of the 8th principle, entities should have system in place to identify and assess impact of their activities on what? On social, culture and economic aspect of the people. This include business created like land acquisition, use of construction activities for new facilities. Then the entities should revise, review and track the adverse impact of their activity on the society, environment and make action plan to mitigate them adequately. Then the entity should make effort to bring up creative products, technology and business concerns that help the marginalized community to have well-being and their better quality of life. Okay, कुल मिला के किसकी बात कर रहा है? ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट की. ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पर आता है कि CSR एक्टिविटीज़ करो फॉर द ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. एंड यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, आई थिंक इट इज़ लास्ट और नो सेकेंड लास्ट. द एंटिटी शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट द बिजनेस इंड्यूसेस डिसप्लेसमेंट और एलोकेशन ऑफ द कमिटीज डज नॉट हैपन, एंड इन अनअवॉइडेबल केस अगर आप ऐसा ना कर सको दैट दे शुड मेक श्योर टू म्यूचुअली अग्रीड participative and informed negotiation to provide fair compensation to the affected people. ओके, जिनको जो भी अगर आपने फेयर यू कैन नॉट इन केस यू कैन नॉट डिस्प्लेस और रिलोकेशन ऑफ द कम्युनिटीज, देन इन दैट केस you need to provide the economic benefit to those. All form of intellectual property and traditional knowledge should get the deserved respect from the organization, and effort should be made to ensure that the benefit derived from their knowledge and shared equitably. Then example number 9, provide value to the consumer in a responsible manner. ठीक है, example number 9 पढ़ने के बाद हम फिर सारे प्रिंसिपल फिर से रिकॉल कर लेंगे. ओके, तो प्राइमरी पर्पस क्या है इस प्रिंसिपल का? टू क्रिएट अप एंड प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट्स. कोर एलिमेंट एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्या है? द एंटिटी शुड पुट इन देयर एफर्ट टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द कंज्यूमर, नेचुरल environment and society at large. Conceptualizing, designing and making their product organization should in any manner prevent the freedom of choice and fair competition. Entities should transparently and accurately disclose all kind of adverse impact to the user, planet, society on the biodiversity from their product. When handling customer data, right to privacy देना चाहिए. Then
entity should inform to the customer on the safe and responsible way to usage, reuse and the recycle. देन एडवर्टाइजमेंट की बात की, इफ व्हेन दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट, उनको इंश्योर करना चाहिए कि मिसलीडिंग एंड कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन मत दो. एंड उसके बाद में नाइन्थ प्रिंसिपल क्या बोलता है, नाइन्थ एलिमेंट क्या बोलता है, दीज ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, यू नीड नॉट टू लर्न इट बाय हार्ट. Then business enterprises should make available transparent and accessible grievance redress and feedback management system proper to raise their voice to and to seek clarification than the entities when the business to provide essential goods and services. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड द रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करना पड़ेगा टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर. ठीक है, चलो फिर से हम पूरे 9 प्रिंसिपल रिकॉल करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड बात की थी हमने. दूसरा प्रिंसिपल क्या था, सेव एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग बात की थी. तीसरा प्रिंसिपल हमने बात की थी एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनकी हमें वेलबींग प्रमोट करनी, प्रमोट वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग दोज इन द वैल्यू चेन. फोर्थ प्रिंसिपल क्या था, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर. फोर्थ प्रिंसिपल में हमने बात की थी स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस. फिफ्थ, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट. सिक्स्थ हमने बोला था इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट. एंड सेवन्थ प्रिंसिपल क्या था, सेवन्थ प्रिंसिपल था इन्फ्लुएंसेस ऑन पॉलिसी एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी. एट्थ प्रिंसिपल क्या था, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. नाइन्थ प्रिंसिपल क्या था, वैल्यू टू द कस्टमर. ओके, हमने बात की थी वैल्यू टू द कस्टमर. अब यहाँ पर पूरे हमारे 9 प्रिंसिपल हो चुके हैं BRSR के. अब आपको एक काम करना है, वीडियो को पॉज करके अपनी बुक के पीछे, ठीक है, जो बुक का लास्ट पेज होता है वहाँ पे नोट्स करके थोड़ी सी स्पेस दी होगी, वहाँ पर आप ना BRSR के पूरे 9 प्रिंसिपल लिख लो, एक एक करके, लाइन बाय लाइन आप इसको लिख लो. सिर्फ ब्रॉड पॉइंट लिखने हैं. अभी लिखो इसको फ़ौरन, ठीक है, क्योंकि अभी आपने याद किए हैं. अभी जब आप लिख लोगे ना तो थोड़ा सा रिटेंशन उसका हाई हो जाएगा. उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन में लिखेंगे ना, जब दोबारा से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट ने दिया अलाइनमेंट ऑफ BRSR प्रिंसिपल विद द SDG. जो SDG के हमारे 17 गोल्स थे उसको BRSR प्रिंसिपल के साथ में यहाँ पर अलाइन किया है. मतलब होता नहीं ना कि जब बंदा बहुत फुर्सत में बैठा हो तो ये सब काम करे. अरे ये जस्ट लाइक कि SDG का दूसरा प्रिंसिपल क्या था, ज़ीरो हंगर के ऊपर बात कर रहा था. तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ हमने बोल दिया कि प्रिंसिपल नंबर 2 हमारा क्या था, सेव एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज. तो SDG के ज़ीरो हंगर वाले गोल को इन्होंने क्या किया है, सेव सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में अलाइन किया है. जो हमारा SDG का 6th प्रिंसिपल था क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन. 7th प्रिंसिपल था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, उसको सबको प्रिंसिपल नंबर 2 के साथ में अलाइन कर दिया. ये 9 प्रिंसिपल हमने अपने मन से नहीं बनाए हैं, मतलब ये हमारे जो इंडिया के BRSR के प्रिंसिपल हैं, तो इंडिया ने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि हमने अपने मन से नहीं बनाए. देखो हमने उठाया है 17 गोल्स से, मतलब वी आर अलाइनिंग आवर 9 प्रिंसिपल विद द 17 गोल्स. ओके, बस इसका और कोई इसका मतलब नहीं है. और आप ना अगर ज़िंदगी में कभी टाइम मिले और देखने का मन हो, कुछ ना करने का मन हो, तब आपके यहाँ का अलाइनमेंट मैच करा लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है. देन एश्योरेंस इन BRSR. अब एश्योरेंस इन BRSR अब हमें प्रोवाइड करना है यहाँ पर BRSR की रिपोर्टिंग. तो सेबी ने क्या बोला है, 1000 टॉप लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको एश्योरेंस प्रोवाइड करना है. अरे बाबा, जब इनके ऊपर मैंडेटरी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आ चुकी है तो एश्योरेंस भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा. सेम 1000 टॉप लिस्टेड एंटिटी के ऊपर हमें एश्योरेंस देना है. और एश्योरेंस कौन देता है, एश्योरेंस देते हैं हम लोग, वी बीइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. But very soon remaining listed company would also need to comply with the provision of the BRSR. बोल रहे हैं हम इसका दायरा बढ़ाने वाले हैं और हम और ज़्यादा लिस्टेड कंपनी को इसके दायरे में, BRSR के दायरे में लाने के लिए तैयार बैठे हैं. तो यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर ICI ने इशू किया है कुछ सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस इंगेजमेंट. ICI ने क्या इशू किया, सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स, SSAE 3000 एश्योरेंस इंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन.
क्या है, एश्योरेंस इंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। ओके, आईसीआई ने इशू किया। उसके बाद में इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द स्टैंडर्ड कौन है, हु आर द इंटेंडेड यूजर, एश्योरेंस प्रोवाइडेड, जो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए ना कि आईसीआई क्या गाइड कर रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन पर एश्योरेंस प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे। एंटिटी जिसको एक प्रोफेशनल ऑडिटर अपॉइंट करना है वो इन स्टैंडर्ड्स का यूज़ करती है, और रेगुलेटर, इन्वेस्टर, अदर यूजर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डेटा। ओके, इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन, वॉलेंट्री बेसिस पर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो चुका है फ्रॉम 31/3/2023, और मैंडेटरी बेसिस पर 31 मार्च 2004 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, 31 मार्च 2024 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। उसके अलावा SSAE 3410 एश्योरेंस इंगेजमेंट ऑन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स, मतलब GHG पर भी, ग्रीन हाउस गैसेस पर भी आईसीआई ने एक स्टैंडर्ड्स निकाला है 3410, SSAE 3410। तो ये दो स्टैंडर्ड आईसीआई ने इशू किए फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये दो स्टैंडर्ड आप मार्क कर लो फॉर द पर्पस ऑफ MCQ। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने इशू किए, तो 3300 एंड 3410 ये है ग्रीन हाउस गैस के लिए, एमिशन को रोकने के लिए। ओके, देन मेथडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन BRSR, क्या मेथडोलॉजी है, देन जब हम BRSR की रिपोर्टिंग करते हैं उसके लिए क्या हम मेथडोलॉजी अडॉप्ट करने वाले हैं, प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द ESG रिपोर्ट पैरामीटर्स, देन ऑन साइट असेसमेंट, पहले तो हम रिव्यू लेंगे कि ESG रिपोर्ट हमें जो भी ESG रिपोर्टिंग करनी है उसका प्रिलिमिनरी रिव्यू लेंगे, देन ऑन साइट असेसमेंट करेंगे। ऑन साइट असेसमेंट के बाद में हम असेसमेंट रिपोर्ट एंड असेसमेंट स्टेटमेंट इशू करने वाले हैं, देन रिव्यू ऑफ द रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन, जो भी हमें रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशंस मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इशुएंस ऑफ दिस असेसमेंट रिपोर्ट एंड द असेसमेंट स्टेटमेंट, उसके बेसिस पर हम उसको एनालाइज करने के बाद में सबमिशन करेंगे ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑन साइट असेसमेंट एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड असेसमेंट हमने किया है उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसको सबमिट करेंगे, देन वी प्रिपरेशन ऑफ द असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनल असेसमेंट, उसको सबमिट, जब हम अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट सबमिट कर देंगे उसके बाद में हम एक फाइनल रिपोर्ट देंगे। दिस इज द मेथडोलॉजी ऑफ BRSR। इसको मार्क कर लो लड्डू, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे पूछा जा सकता है व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो while you are reporting on while you are giving assurance on the BRSR। ओके, सो मार्केट लड्डू, एक बार इसको फिर से मेरे साथ पढ़ो। प्रिलिमिनरी रिव्यू देंगे सबसे पहले, देन ऑन साइट असेसमेंट के लिए बोलेंगे, एंड असेसमेंट रिपोर्ट, असेसमेंट स्टेटमेंट इशू करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सेस क्लैरिफिकेशन मिले हैं फाइंडिंग से उसको रिव्यू करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद में जो भी ऑन साइट रिव्यू का असेसमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, देन एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे देंगे। दैट वी आर जो भी हमारा ओपिनियन होगा ऑन दिस, ओके, ऑन द असेसमेंट एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, तो उस पर हम अपनी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट देंगे। इसमें ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते कि हमारा ओपिनियन क्या है, बस हम अपना एनालिसिस इसमें शो करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड, SRSB सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ICAI हैज़ रिसेंटली इशूड सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड, SAS 100 से 1600 तक के ICAI ने ये सब भी इशू किए हैं। ये सब ना बहुत जल्दी एकदम मैंडेटरी टाइप के होने वाले हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी बातें हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, चलो इसको आगे बढ़ते हैं, अभी तो इतना ऐसा इतना रेलेवेंट नहीं है। रोल ऑफ द ऑडिटर, इसको अगेन लड्डू मार्क करो। रोल ऑफ ऑडिटर यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हेन you are considering the sustainability reporting, then you must have considered the climate related risk in an audit of financial statement। ओके, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो बस ये आई थिंक यही हमारा यही हमारा लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। द रोल ऑफ द ऑडिटर, रोल क्या होता है ऑडिटर का, व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज योर रोल? The role of the auditor is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and error. To enable auditor to report whether the financial statements are prepared and presented fairly in all material respect in accordance with the AFR. ये हमारा रोल होता है, ये हमारी ड्यूटी होती है। Then
यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर अब एडिशनल चीज़ें और आ रही हैं कि आपको और क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या आपको सीख करना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये फर्स्ट पैरा तो हो गया जो अभी तक के हम नॉर्मल ऑडिट करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। जब आप अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी को तो उसमें आपको क्या करना होगा, द ऑडिटर शुड इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड हाउ दिस रिस्क रेलेवेंट टू द ऑडिट। आपको क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कंसिडर करना पड़ेगा, और ये क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क आपको कहाँ से अराइज होंगे, ये क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क आपको एंटिटी से जब बात आप करेंगे, एंटिटी से बात करेंगे, उनका असेसमेंट करेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे, उससे ही सारे रिस्क आपको पता चल जाएंगे। और नॉर्मली कौन कौन से ऐसे सेक्टर होते हैं जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क प्रोन एरियाज़ हैं, जस्ट लाइक बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, मटीरियल, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, फूड एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट। ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेजरली ये क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क प्रोन एरियाज़ होते हैं। ओके, देन मैनी इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, एक काम करो, इसको मार्क करते चलो। ठीक है, रोल ऑफ द ऑडिटर को मार्क करते चलो, इसको बनाओ पॉइंट नंबर 1। एंड यहाँ पर ये जो इतना है डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग, इसको बनाओ पॉइंट नंबर 2, और यहाँ पर जो रिस्क एरियाज हैं इसको बनाओ पॉइंट नंबर 3। ओके, हम पॉइंट वाइज याद करेंगे ना तो ईजी हो जाएगा हमें, जब हम प्रैक्टिस सेशन में लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। Many investors and stakeholders seeking information from the auditor's report about how climate-related risks were addressed in the audit. Okay, with the increased user focus on the climate change. अभी आपको ये मार्क नहीं करना, जब मैं बताऊंगी तब मार्क करना। यूजर क्लाइमेट चेंज का क्या करना होगा, ऑडिटर में नीड टू बी अवेयर ऑफ एंड मे फेस चैलेंजेस इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर ट्रांसपेरेंसी अबाउट क्लाइमेट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, the auditor's report must follow the requirement of applicable auditing standards and auditor report is a key mechanism। यहाँ पे इसको मार्क करो पॉइंट नंबर 4। auditor's report is a key mechanism of communication to user about the audit that was performed. Okay, in addition to the audit opinion, it provide information about auditor's responsibility and an understanding of the matters of most significance in our audit and how they were addressed। ऐसा करके हम अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। ये हो गया आपका पूरा पॉइंट नंबर 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया पॉइंट नंबर 4। देन आपको एक इन some circumstances it may warrant inclusion of EOM पैरा, आपको EOM पैरा भी देना पड़ सकता है। इट इज़ योर पॉइंट नंबर 5। और एक और यहाँ पर पॉइंट इसमें ही पॉइंट नंबर 5 में और इंक्लूड कर लेना, द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिटर्मिन वेदर द एंटिटी हैज़ अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज रेलेवेंट क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हटा भी दो तो भी ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये पॉइंट आप ये EOM पैरा के साथ में ही ऐड कर लेना। लाइक इट मे वारंट इंक्लूजन ऑफ एन EOM पैरा टू ड्रॉ अटेंशन टू डिस्क्लोजर्स दैट आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग। इतना नहीं करना है, आप ऐसा लिखना, इट मे वारंट इंक्लूजन ऑफ एन EOM पैरा and should also determine whether the entity has appropriately disclosed relevant climate related information. ओके, देन मैं जब प्रैक्टिस सेशन में लिखवाऊंगी तो आपको ये प्रॉपरली लिखवा दूंगी। ओके, द ऑडिटर शुड ऑल्सो रीड द अदर इन्फॉर्मेशन फॉर कंसिस्टेंसी विद इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको OM पैरा इंक्लूड करना पड़ सकता है। should also read the other information for consistency with information that is disclosed in the financial information and the information that may be publicly communicated to the stakeholder outside the financial statement such as management report। ये सब चीज़ें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा फर्स्ट पॉइंट था दैट द रोल ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल दैट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर शुड इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड हाउ दीज रिस्क में बी रेलेवेंट टू द ऑडिट। और तीसरा पॉइंट था कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये रिस्क ज़्यादा अराइज होते हैं, लाइक बैंक एंड इंश्योरेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, फूड एंड फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। उसके बाद में हमने क्या पॉइंट मार्क किया था, हमने फोर्थ पॉइंट ये मार्क किया था, द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ए की मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन टू यूजर्स अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म। In addition to the audit opinion, it provide information about the auditor's responsibility as and when required and understanding of the matter of most significance in our audit and how they were addressed। ये हम लिख कर देंगे। उसके बाद में EOM पैरा बोला, it may warrant inclusion of EM para to draw attention to disclosure and should also determine whether the entity has appropriately disclosed relevant climate related information in the financial statement। उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या था, सिक्स्थ पॉइंट, अदर इन्फॉर्मेशन इन
other information for consistency with the information disclosed in the financial statement, and the information may be publicly communicated to the stakeholder outside the financial statement. यहाँ पर हो गया हमारा पूरा रोल ऑफ ऑडिटर कंप्लीट. लेट्स सी वन मोर पॉइंट. आई थिंक येस, इट्स कंक्लूजन वाला पार्ट. इट इज़ नॉट दैट मच रिलेवेंट बट स्टिल देख लेते हैं. ओके यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन बिकम्स द ट्रेंड बीइंग ऑब्जर्व ग्लोबली एंड द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट assurance of the sustainable information is anticipated to grow as entities around the globe. Okay, then यहाँ पर एक और पॉइंट आप मार्क कर लो, this one, demand for assurance on the sustainability branded reporting continues to grow and therefore it is an urgent need for globally accepted sustainability ESG assurance standard. ठीक है, ICAI ने बोला कि देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नीड है, इसीलिए हम लेकर आए हैं अपने ESG के एश्योरेंस स्टैंडर्ड दैट कैन बी यूज बाय ऑल एश्योरेंस प्रोफेशनल. सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ इंटायर ESG एंड द सस्टेनेबिलिटी गोल वाला इस पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट होता है. यहाँ से BRSR की हमने रिपोर्टिंग भी सीख ली, ESG के पूरे 19 गोल्स भी देख लिए. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस स्टैंडर्ड. लेट्स मीट इन द प्रैक्टिस सेशन. अंटिल बाय बाय.